आज हम पढ़ेंगे भूकंप के कारण। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी की संतुलन अवस्था में अव्यवस्था का होना है। भूकंप का एकमात्र कारण धरातल पर संतुलन में अव्यवस्था का उत्पन्न होना है। कुछ कारक हैं जो इस अवस्था को उत्पन्न करके भूकंप को आमंत्रित करते हैं। यानी पृथ्वी की जो संतुलन की अवस्था है उसमें क्या करते हैं, अव्यवस्था है। ये कारक प्राकृतिक हो सकते हैं, मानव जनित हो सकते हैं और अन्य कुछ कारक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में सबसे पहले है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। अर्थात जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिकतम होती है। ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की जो तीव्रता होती है वो ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है। अर्थात ज्वालामुखी का उद्गार यदि तीव्र गति से होगा तो भूकंप भी तीव्र होगा, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो। अर्थात ज्वालामुखी के साथ भूकंप की क्रिया अधिक होती है, लेकिन भूकंप एक क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती या हो भी सकती है। ज्वालामुखी क्रिया में जब तीव्र और वेगवती यानी अत्यधिक वेग से गैस और वाष्प धरातल के निचले भाग से बाहर प्रकट होते हैं तो धक्के लगाती हैं गैस से, तो भूपटल पर अनायास ही यानी अचानक से क्या शुरू हो जाता है, कंपन शुरू हो जाता है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। 16 जनवरी 1968 में सिसिली द्वीप जो भूमध्य सागर में है वहाँ पर माउंट एटना ज्वालामुखी का भयंकर उद्गार हुआ था और इस उद्गार के साथ ही वहाँ पर भयंकर भूकंप भी आया था, जिससे क्या हुआ था, अपार धन और जन की हानि हुई थी। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो है भ्रंश। भूपटल पर जो फॉल्टिंग होती है, भ्रंश होता है, उसके कारण भी भूकंप आते हैं। धरातलीय भागों पर जो भ्रंशन तथा वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, तनाव और संपीड़न बल हैं। और जो तनाव बल हैं वो क्या करते हैं, भ्रंशों का निर्माण करते हैं, जबकि संपीड़न बल के कारण वलन और क्षेपण की प्रक्रियाएं होते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब तनाव की प्रक्रिया दो विपरीत दिशाओं में कार्य करती है तो सामान्य दरार या व्युत्क्रम दरार की एक रचना होती है। या तो कोई भाग, स्थलीय भाग नीचे खिसक जाता है तो क्या होता है, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है और उसके बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और वहाँ पर होस्ट की क्या होती है, रचना होती है। होस्ट एक पर्वत होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, भूकंप की भी उत्पत्ति होती है। जब दरार बनती है तो कंपन होता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हम अफ्रीका
की जो महान भ्रंश घाटी है उसका उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ पर चट्टानों में क्या होती है, जब पुनर्व्यवस्था होती है तो यहाँ अक्सर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं रहते हैं। इसी भ्रंश से संबंधित भूकंप के लिए डॉक्टर एस.एफ. रीड ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। भूपटल भ्रंश पर ही आधारित है ये सिद्धांत, और इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर भूकंपों के कारण के लिए अपना जो सिद्धांत है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भी कहते हैं इसको, दिया था। इनके अनुसार जब अधोगत यानी जो नीचे दबी हुई चट्टानें हैं वो रबर की तरह क्या होती हैं, लचीली होती हैं, और जब उनमें तनाव बल लगता है तो वो क्या होती हैं, बढ़ती है। परंतु चट्टानों का ये तनाव अथवा खिंचाव शीघ्र नहीं होता, यानी धीरे धीरे होता है। जब चट्टान में खिंचाव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो लचीला या जो प्रत्यास्थ चट्टानों में तनाव होता है, अर्थात धीरे धीरे शैलें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ये खिंचाव और तनाव तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि जो लचीली शैल है उसकी सहन शक्ति से कम होती है, यानी जब तक उसकी लचीलापन तनाव को सहन करे तब तक तो क्या रहती हैं, वो खिंचती हैं। लेकिन एक ऐसी सीमा आती है जिसके बाद चट्टानें और अधिक तनाव को सहन नहीं कर पाती, परिणाम स्वरूप चट्टान की जो सहन शक्ति से अधिक खिंचाव होने पर चट्टान रबर की तरह क्या हो जाती है, टूट जाती है। जिस प्रकार रबर का टुकड़ा अधिक खींचने पर टूट जाता है और शीघ्रता से अपने स्थान पर वापस आने लगता है, उसी प्रकार विखंडित चट्टान जो होती है शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करना चाहती है। इस प्रकार चट्टान के अचानक टूटने तथा विखंडित भाग द्वारा शीघ्रता से अपने स्थान को ग्रहण करने की प्रवृत्ति से पृथ्वी में जोरों से क्या होती है, कंपन होती है, और ये जो कंपन है इसके कारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का भी इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो दक्कन ट्रैप के नीचे घर्षण के कारण वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। अगला जो भूकंप का कारण है वो है गैसों का फैलाव। भूपटल के नीचे जब किसी कारण से नीचे जल पहुंच जाता है तो वह अत्यधिक ताप के कारण जलवाष्प अथवा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। जब इन गैसों की तीव्रता अधिक हो जाती है तो ये जो गैसें हैं अथवा जो वाष्प है ये ऊपर आने का प्रयास करती है। फलस्वरूप भूपटल के नीचे धक्के लगते हैं, जिस कारण भूपटल में क्या होती है, कंपन होने लगती है तथा साधारण भूकंप का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। कभी कभी जो ऊपरी दबाव कम हो जाता है तो अचानक से जो ये संकुचित गैस हैं इनमें फैलाव होने लगता है, जिसके कारण से भी कंपन होती है और भूकंप का अनुभव किया जाता है। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है उसके आधार पर भूकंप के कारण अधिकांश भूकंपीय जो घटनाएं हैं वो प्लेट के किनारे, चाहे वो रचनात्मक किनारे हो, चाहे विनाशी हो या संरक्षी के सहारे अधिक घटित होती हैं। और ज़्यादातर जो भूकंप हैं इन्हीं प्लेटों के जो मार्जिन्स हैं उनके सहारे होती हैं। रचनात्मक
जो प्लेट है या किनारे हैं का निर्माण मध्य महासागरीय जो कटक है उसके सहारे होता है, जहाँ पर दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। जब वो गतिशील होती हैं तो दाब मुक्ति के कारण जो मध्य महासागरीय कटक है उसके नीचे ऊपरी मेंटल का भाग क्या होता है, पिघल जाता है तथा मैग्मा का निर्माण होता है। इसके कारण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन होते हैं और इस प्रक्रिया के कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। क्योंकि दरारी उद्भेदन होता है इसलिए मैग्मा के ऊपर आने की गति क्या होती है, मंद होती है, जिससे यहाँ पर जो भूकंप मूल है यानी जो फोकस होता है वो 25 से 35 किलोमीटर की गहराई तक ही होता है। विनाशी जो प्लेट किनारे हैं जो आपस में टकराते हैं यानी एक दूसरे की तरफ गतिशील होती हैं, जिसके कारण अधिक घनत्व वाली प्लेट का किनारा कम घनत्व वाले प्लेट के किनारे के नीचे क्या कर जाता है, क्षेपण कर जाता है। परिणाम स्वरूप जो क्षेपित भाग है वो किसमें, मेंटल में चला जाता है। प्लेटों के इस आपसी टकराव, क्षेपित भाग की रगड़ एवं क्षेपित भाग के 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक गहराई में जाकर अत्यधिक ताप के कारण पिघलकर मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर जो भूकंप मूल है यानी जो तीव्र भूकंप आते हैं तो उसकी गहराई 700 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इस तरह के भूकंप जो हैं परिप्रशांत मेखला और मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते रहते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट का जब अमेरिकी प्लेट के नीचे क्षेपण होता है जिसके कारण रगड़ उत्पन्न होती है और तीव्र भूकंप यहाँ पर आते हैं। तीसरा जो है जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरकते हैं वहाँ पर संरक्षी प्लेट किनारों का निर्माण होता है और रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर तीव्र भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश इसका प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में एक दूसरे के पास से खिसकती हैं जिस कारण यहाँ पर प्राय भूकंप आते रहते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो सभी प्रकार के भूकंपों के आने का कारण की व्याख्या करती है और ज़्यादातर जो भूकंप हैं वो इन प्लेट के किनारों पर ही आते हैं। अगला जो कारण है वो क्या है, भू संतुलन में अव्यवस्था। भूपटल के विभिन्न भाग प्राय क्या रहते हैं, संतुलित अवस्था में होते हैं। जब कभी भी इस संतुलन में अव्यवस्था हो जाती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है और ये जो अव्यवस्था है ये क्षणिक हो सकती है अथवा दीर्घकालिक भी हो सकती है। यद्यपि भू संतुलन संबंधी तरह तरह की अव्यवस्थाएं और पुनर्व्यवस्थाएं होती रहती हैं लेकिन सदैव ही भूकंप का अनुभव नहीं किया जाता। इसके विपरीत जब अव्यवस्था अचानक से होती है तो क्या किया जाता है, भूकंप का अनुभव किया जाता है। उसके बाद अगला जो कारण है वो है भूपटल में सिकुड़न। पृथ्वी के संकुचन सिद्धांत के आधार पर अनेक विद्वानों ने ये प्रतिपादन किया है कि पृथ्वी के तापमान में विकिरण की क्रिया के फलस्वरूप निरंतर कमी हो रही है यानी ह्रास हो रहा है। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री थे डाना महोदय 1847 में उन्होंने किया था।
तो इस प्रकार जब विकिरण का ह्रास होता है तो पृथ्वी के ठंडे होने से उसकी जो क्रस्ट है उसमें सिकुड़न अथवा संकुचन होता है, जो कि पर्वत निर्माण कार्य क्रिया को भी जन्म देती है। संकुचन तथा सिकुड़न जब शीघ्र एवं तीव्रता से होता है तो क्या होता है, भूपटल में कंपन पैदा हो जाती है और भूकंप अनुभव किया जाता है। उसके बाद कुछ मानव जनित कारण भी हैं, जैसे खनन क्रिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला आदि और अन्य खनन शामिल हैं, जिसके कारण खदानों के कारण आसपास के क्षेत्रों में कंपन होती है। जो बांधों का निर्माण है, जिसके कारण क्या होता है, जलीय जो भार इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण भी जब धरातलीय भाग में जल की अपार राशि का भंडारण होता है तो उससे उत्पन्न अत्यधिक भार तथा दाब के कारण जल भंडार की जो तली है, बॉटम जो है, उसके नीचे स्थित चट्टानों में हेरफेर होने लगता है। जब ये परिवर्तन शीघ्रता से होता है तो क्या किया जाता है, भूकंप का अनुभव किया जाता है। उदाहरण के लिए 11 दिसंबर 1967 को भारत के कोयना भूकंप के अनेक संभावित कारणों में से कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कारण कोयना जो बांध था वहाँ जो जल भंडार द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था को भी बताया जाता है। उसके अलावा जो परमाणु विस्फोटों का और जो भूमिगत परमाणु परीक्षण होते हैं या सागर में जो परमाणु परीक्षण होते हैं, उनके कारण भी आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कंपन होती है, जिसके कारण भूकंप अनुभव किया जाता है। कुछ अन्य कारण हैं, जैसे अपक्षय के कारण। अपक्षय के कारण क्या होता है, अपक्षय की क्रियाओं से प्रभावित होकर पहाड़ी भागों में जो कमज़ोर बड़े बड़े शिलाखंड हैं, जब टूटकर नीचे की तरफ तेजी से गिरते हैं तो क्या होता है, भूकंप का अनुभव किया जाता है। कंदराओं की छत के टूटने के कारण, चूने के चट्टानों वाले प्रदेश में जब जो कंदराएं होती हैं उनकी छत जब टूटकर नीचे गिरती है तो भी साधारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के कारण कभी कभी कमज़ोर भागों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। उसके अलावा जब ग्लेशियर पर्वतीय भागों से नीचे की तरफ सरकता है तो बीच में तीव्र ढाल आने के कारण बड़े बड़े हिमपिंड टूटकर नीचे की तरफ गिरते हैं, जिसके कारण सामान्य भूकंप समीप के क्षेत्रों में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, सागरीय तटीय भागों पर सागरीय लहरों के कटाव के कारण जब महाद्वीप का तटीय भाग टूटकर सागर में गिरता है तो जो समीपवर्ती भाग हैं वहाँ पर भी साधारण प्रकार के भूकंप का अनुभव किया जाता है। कई बार जब वेगवती सागरीय जो लहरें हैं वो तट से टकराती हैं तो भी आसपास के क्षेत्रों में भूकंप अनुभव किया जाता है। तो ये थे कुछ भूकंप के अन्य कारण। धन्यवाद।